Yes. Now we look at the definition of income. The definition of income as given under section 2 subsection 24 is inclusive and not exhaustive. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे हमारे यहाँ जो डेफिनेशन दी हुई है पर्सनस की, इनकम की, एसएससी की, ये सब इंक्लूसिव डेफिनेशन है. और आगे बहुत सारी डेफिनेशंस आप देखेंगे, जैसे मान लो आगे सैलरी की डेफिनेशन आएगी, अगेन दैट इज़ अ इंक्लूसिव डेफिनेशन. Just to give you an idea that what we can cover under the term income. तो इसलिए जो इनकम की डेफिनेशन है वो भी इंक्लूसिव है, इट इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. अब अगर हम इसका एक नॉर्मल मीनिंग देखते हैं फ्रॉम द इंग्लिश डिक्शनरी, तो इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, द टर्म इनकम मीन्स द पीरियोडिकल मॉनेटरी रिटर्न कमिंग इन रेगुलरली फ्रॉम द डेफिनेट सोर्स लाइक वंस बिजनेस, प्रॉपर्टी और रेंट और प्रॉपर्टी रेंट. यानी कि अगर हम देखते हैं तो इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है कोई भी पीरियोडिक आय, कोई भी पीरियोडिक मॉनेटरी रिटर्न जो आपको रेगुलरली मिल रहा है, विच इज़ कमिंग रेगुलरली फ्रॉम सम स्टेबल सोर्स, फ्रॉम सम डेफिनेट सोर्स, विच कैन बी योर बिजनेस. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर महीने आपके पास आपको कोई ना कोई प्रॉफिट आ रहा है उस बिजनेस से. जनरली एक आध महीना बीच में लॉस भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जनरली स्पीकिंग तो हर महीने आपके पास कोई ना कोई वहाँ से यू आर एबल टू जनरेट सम इनकम फॉर योर सेल्फ. ऐसी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है आपके पास तो वहाँ से आपके पास रेंटल इनकम आ रही है. ऐसी आपके पास कोई सेविंग्स है तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. तो दिस इज़ यू कैन से द रूटीन डेफिनेशन ऑफ इनकम. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम कैन बी रेगुलर और इट कैन बी टेम्पररी. यहाँ पर ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है. इनकम आपकी रेगुलर भी हो सकती है, इनकम कैन बी टेम्पररी ऑल्सो. हो सकता है कि आपने पूरे साल में सिर्फ 2 महीने काम किए, ठीक है, तो दैट इज़ योर टेम्पररी इनकम एंड येस दैट विल बी टैक्सेबल. हो सकता है कि आप सिर्फ फेयर लगाते हैं, यू आर सिंपली रनिंग द एग्जीबिशन और रनिंग द शोज इन द वेरियस सिटीज़, तो दैट इज़ अगेन योर टेम्पररी इनकम. तो आपने 1-2 बार आपने वो एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला आपको, तो वहाँ से आपको इनकम हो गई, ठीक है. बट मे बी ऑन सम ओकेजन यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन एंड सो देयर वाज नो इनकम, बट स्टिल दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम एंड हेंस इट विल बी टैक्सेबल. अगेन आपका जो इनकम जो है इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड. आपकी जो इनकम जो है वो कैश में भी हो सकती है और इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द ब्रॉड प्रिंसिपल्स दैट वी कंसिडर टू आइडेंटिफाई द इनकम. तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो कोई इनकम की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन नहीं है. तो लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट that whether a particular receipt is a income or not. तो उसमें नंबर 1 डेफिनेट सोर्स. तो इनकम का एक जनरली इसका मतलब क्या होता है? अ पीरियोडिक इनकम अराइजिंग फ्रॉम द डेफिनेट सोर्सेज. मतलब ये वही डेफिनेशन जो मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताई थी, द डेफिनेशन एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी, सम रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कमिंग फ्रॉम द डेफिनेट सोर्स. Income in money or money worth. The income may be in cash or it can be in kind, but it will be taxable in both the cases. When the income is received in kind, तो हम लोग क्या करते हैं? हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं as per the income tax rules and then we try to calculate the income. अब जैसे मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी को क्या नाम है सेल किया, बट थ्रू एन एक्सचेंज ऑफर. आपने गाड़ी को कैश में नहीं बेचा, आपने गाड़ी को बेचा थ्रू एन एक्सचेंज ऑफर. दैट मीन्स अ बार्टर ट्रांजेक्शन. अब सवाल ये उठता है कि उसमें आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ. तो उसके एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि हम लोग देखते हैं कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उस समय गाड़ी की वैल्यू क्या थी? 1. उसके बदले में जो चीज़ आपको मिली है उसकी वैल्यू क्या है? तो जो चीज़ आपको मिली है उसके बदले में अगर उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा आ रही है against the car that you have exchanged, तो it means you made some income out of it.
तो दैट इज़ वाई आई हैव यूज द वर्ड दैट द इनकम कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। ऐसे ही इसका आप रोल देखेंगे कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको कंपनी सैलरी देती है कैश के फॉर्म में भी, और उनको बहुत सारे पर्क्स भी दिए जाते हैं, जैसे उनको सर्वेंट, एकोमोडेशन, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस और बहुत सारी उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ इनकम दैट द एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग इन द काइंड फॉर्म। ये उनके पास कैश के फॉर्म में नहीं आ रहा है, दे आर गेटिंग दिस इनकम इन द काइंड, यानी कि उनको फ्री में मकान मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है, उनको फ्री में स्कूल फैसिलिटी मिल जाती है फॉर देयर किड्स, दे आर गेटिंग द फ्री मेडिकल फैसिलिटी। तो दैट इज़ नोन एज द इनकम विच इज़ इन काइंड। तो उन सब केसेस के अंदर इनकम टैक्स ने रूल्स बना रखे हैं कि आपने उन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का वैल्यूएशन कैसे करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनका वैल्यूएशन करके एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द इनकम which is earned by the person at the end of the year. Then receipt or accrual. Income arises either on receipt or you can say accrual basis. बहुत बार इनकम क्या होती है, इनकम हम लोग कई बार उसको एक्चुअल में रिसीव करते हैं, एंड इन सम केसेस इनकम इज रिसीवेबल, दैट मीन्स वी आर इंटाइटल्ड टू रिसीव द इनकम बट वी हैव नॉट रिसीव द इनकम। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर वी कंसिडर द इनकम बोथ ऑन रिसिप्ट एज वेल एज ऑन एक्रूवल बेसिस। सो इनकम में एक्रू टू अ पर्सन इवन विदाउट द एक्चुअल रिसिप्ट। फिर आता है इलीगल इनकम। इनकम टैक्स वाले कोई भेदभाव नहीं करते, आपके पास जैसी मर्जी इनकम हो, चाहे ब्लैक में है, चाहे वाइट में है, चाहे लीगल है, चाहे इलीगल इनकम है, ठीक है, ऑल सच इनकम इज गोइंग टू बी taxable. So income tax department does not make any distinction. Both are taxable after deducting the related expenses. यानी कि if a person has made some income from smuggling, तो even that income from smuggling will be also taxable. जैसे अभी आजकल आप देखते हैं न्यूज़ के अंदर वो आ रहे हैं कि बहुत से लोग आजकल ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शंस के या बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, तो उससे जो भी वो इनकम जनरेट करते हैं, दीज आर ऑल इलीगल इन नेचर, बट स्टिल दैट इनकम इज टैक्सेबल। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है मतलब वो पूरी तरह से वो मांसाहारी होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है उसमें, वो उनको चाहे वो इनकम वेज फॉर्म में हो, चाहे वो नॉन वेज फॉर्म में हो, ऑल काइंड्स ऑफ इनकम आर एक्सेप्टेबल। फिर अगला पॉइंट आता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल। बहुत बार क्या होता है, अ पर्सन इज रिसीविंग सम इनकम, एक पर्सन के पास इनकम तो आ रही है, लेकिन उसका उस इनकम के ऊपर उसकी ओनरशिप है या नहीं है, उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। बट दैट डिस्प्यूट विल नॉट एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी। यानी कि अगर उसके पास कहीं से कोई भी चेक आ गया, कोई भी उसके पास कोई रिसिप्ट आ गई, ठीक है, तो that income will be taxable. The recipient of such income has to pay tax. यहाँ पे receipt word नहीं आएगा, यहाँ पे recipient आएगा, ये mistake है, इसको आप ठीक कर लेंगे please. The recipient of such income has to pay tax. The income will be immediately taxable and will not be held up or postponed till the dispute settlement. अब जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, अब चलो अब आजकल तो जो शेयर सेल और परचेज है वो आपका डीमैट अकाउंट में होता है, लेकिन मान लीजिए किसी के पास शेयर्स हैं फिजिकल फॉर्म में। अब वो कंपनी ने क्या कर रही है, कंपनीज क्या करती है कि कंपनी गलती से उसके जो चेक्स बनते हैं इंटरेस्ट के या डिविडेंड के, वो किसी और एड्रेस पे दे रही है इन द नेम ऑफ मतलब दे आर सेंडिंग दोज इंटरेस्ट और डिविडेंड चेक टू सम अदर पर्सन बट विद द सेम नेम इन देयर बुक्स। So ultimately he is receiving those checks, he is receiving those you can say those income, but although he has no entitlement, even then also he will have to pay the taxes. ऐसे ही बहुत बार होता है कि अगर मान लो कोई अनडिस्प्यूटेड कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका पूरी तरह से बंटवारा नहीं हो पाया मान लीजिए, राइट, और वो प्रॉपर्टी किसी मेंबर के पास है,
किसी भी फैमिली मेम्बर के पास, बट दैट प्रॉपर्टी इज़ अ डिस्प्यूटेड वन, और उस प्रॉपर्टी पे उस पर्सन को रेंट आता है मान लीजिए, तो हालांकि जो उस रेंट के ऊपर जो उस पर्सन का ओनरशिप है दैट इज़ डिस्प्यूटेड बिकॉज द टाइटल टू द प्रॉपर्टी इज़ नॉट क्लियर, बट देन ऑल्सो ही विल हैव टू पे द टैक्सेस इमीडिएटली। तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द इनकम विल बी इमीडिएटली टैक्सेबल एंड विल नॉट बी हेल्ड अप और पोस्टपोन्ड टिल द डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट बाद में होता रहेगा, ठीक है, लेकिन अभी जिसके पास इनकम है उसको वो टैक्स पे करना होगा, बिकॉज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो नोज कि जो भी इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी एट्सेट्रा, ठीक है, तो उन डिस्प्यूट को सेटल होने में सालों लग जाते हैं। तो दैट इज़ वाई द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ नॉट गोइंग टू वेट फॉर द डिस्प्यूट सेटलमेंट। ऐसे आता है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस नॉट ट्रीटेड एज इनकम। एक वर्ड आता है यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब ये रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है? तो जो भी एम्प्लॉयज़ ऑफिस में काम करते हैं, अब ऑब्वियसली अगर वो उन्होंने ऑफिस के लिए कोई भी खर्चा कर देते हैं, मान लीजिए दे हैव स्पेंड सम मनी ऑन ट्रैवलिंग वाइल मीटिंग द क्लाइंट ऑफ द कंपनी, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं बाद में उनको रीइंबर्स किए जाते हैं। तो देखा जाए जो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं, इट इज़ नॉट द इनकम ऑफ दैट इंडिविजुअल, क्योंकि वो तो उसने पहले खर्चा किया था जेब से और बाद में कंपनी ने उसको कंपेंसेट कर दिया। तो दैट इज़ वाई द रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इनकम। बहुत बार कंपनी आपको ये कह देती है कि हाँ ठीक है, अभी आप अपने जेब से खर्चा कर लीजिए एंड लेटर ऑन यू कैन क्लेम द मनी फ्रॉम द कंपनी। तो जब कंपनी आपको बाद में रीइंबर्स करती है तो ऑब्वियसली दैट रीइंबर्समेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इनकम ऑफ दैट इंडिविजुअल। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एनी एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इनकम रिसीव्ड इज कंसिडर्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का इस्तेमाल करना, इनकम को यूज़ करना। आपके पास जो भी इनकम आई, अगर आपने उस इनकम को कहीं खर्च कर दिया, आप कोई गाड़ी ले आए उससे, या आपने कोई चीज़ परचेज़ कर ली, आपने एसी परचेज़ कर लिया, और यू परचेज एनी हाउस आर्टिकल, एनी हाउस होल्ड आर्टिकल, और या फिर आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसको कहीं आपने उसकी एफडी करा दी मान लीजिए, या आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड्स में और एनीवेयर एल्स, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लेकिन जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है दैट इज़ द इनकम बिफोर सच एप्लीकेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जो भी आप टैक्सेस पे करते हैं या जो भी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, दैट टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द इनकम बिफोर एप्लीकेशन। मतलब आप ये नहीं कह सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हाँ जी मुझे इस महीने 1 लाख रुपए सैलरी के मिले थे, लेकिन 50,000 रुपये मैंने पे कर दिए एज अ EMI, तो मेरे पास जो नेट इनकम बची वो कितनी बची है? 50,000। नो, दैट इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि जो 50,000 जो है दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आपकी जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो 1 लाख रुपीज़ के हिसाब से होगी, अनलेस सच एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इज एक्सप्रेसली अलाउड एज अ डिडक्शन और एग्जेम्पशन। जब तक कि उस एक्सपेंडिचर को या इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं कर दिया जाता एज अ डिडक्शन और एग्जेम्पशन। कुछ केसेस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद ही अलाउ कर देता है कि हाँ ठीक है, अगर आपने अपनी इनकम का कुछ पार्ट अगर आपने सेव किया और आपने कोई LIC की पॉलिसी मान लीजिए परचेज कर ली, यानी कि यू इन्वेस्टेड इन द LIC, मे बी योर सेल्फ और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, तो ठीक है, तो इतने अमाउंट तक का जो आपने पैसा जो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर अब आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो उन्हीं केसेस में होगा जहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी गिव्स यू इन राइटिंग, जिसको हम कहते हैं डिडक्शंस, जो हम लोग रीड करेंगे बाद में अंडर सेक्शन 80। ऐसे जैसे मान लीजिए बहुत सारी जो बिज़नेस हाउसेस होते हैं, तो बिज़नेस हाउसेस में भी ये होता है कि सपोज़ आपने 10 लाख का आपने मान लीजिए आपकी इनकम आ जाती है, आपने सामान ख़रीदा बेचा और उससे जो आपने इनकम जनरेट की दैट इज़ लेटर से 10 लैक्स, और अब मान लीजिए 10 लाख में से आपने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है कि येस यू शुड डू द एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया ऑन सम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी,
तो वो जो एक्सपेंडिचर जो होगा डेट इज़ अलाउड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उस केसेस के अंदर आप जो टैक्स पे करोगे या जो टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो आपका होगा 10 lakhs माइनस 2.5 दैट इज़ 7.5 lakhs। लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको अलाउ नहीं किया, तो उस केसेस में आप जो टैक्स कैलकुलेट करोगे वो करोगे कंप्लीट 10 lakhs के ऊपर। तो दैट इज़ वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही इंडिविजुअल्स के लिए भी, अगर आपने इनकम आपके पास आती है, तो अगर आपने उन एरियाज़ में उस पैसे को इन्वेस्ट किया है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको अलाउ किया हुआ है, तो उस केस में आप टैक्स पे करेंगे नेट इनकम के ऊपर, अदरवाइज यू विल पे द टैक्स ऑन द टोटल इनकम बिफोर सच एप्लीकेशन। तो मान लीजिए आपकी इनकम आती है साल की 5 लाख, अब 5 लाख में से मान लीजिए 90,000 रुपये का आपने इन्वेस्ट कर दिया LIC के अंदर। अब क्योंकि 90,000 तक की इन्वेस्टमेंट LIC के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको एक्सप्रेसली अलाउ की हुई है, एक्सप्रेस का मतलब होता है इन राइटिंग, दे हैव गिवन यू दैट काइंड ऑफ द फैसिलिटी। तो ठीक है, 5 लाख में से आप 90,000 रुपये माइनस करेंगे, तो जो नेट इनकम आपका आएगा 4,10,000, उसके ऊपर फिर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 90,000 रुपये किसी को वैसे डोनेट कर दिए, अपने फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को, एंड दैट डोनेशन इज़ नॉट अलाउड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उस केस में आप जो टैक्स पे करेंगे दैट विल बी ऑन द कंप्लीट 5 लाख रुपीज़। के बाद अगला पॉइंट आपका आता है इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। अब ये एक सिंपल एक कॉमन सेंस है दैट नोबडी कैन मेक इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। तो इसीलिए इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है दैट देयर कैन बी नो इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच ऑफिस। बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं, अपना सामान जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम द हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस, और वो जब भी ट्रांसफ़र करते हैं दे ट्रांसफ़र एट अ प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। यानी कि जो हेड क्वार्टर है उसने कोई सामान परचेज़ किया मान लीजिए 1,000 रुपये में, लेकिन जब वो आर्टिकल वो देता है अपने ब्रांच को आगे उसको सेल करने के लिए या अपने किसी डिपार्टमेंट को, तो वो उस पर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं जस्ट टू कवर अप देयर एक्सपेंसेस। तो मान लीजिए उसने 1,000 रुपये के ऊपर उन्होंने 10% उसके ऊपर अपना मार्जिन ऐड करके और उसको ट्रांसफ़र किया मान लीजिए 1,100 के ऊपर, यानी कि 1,000 प्लस 100 रुपये। तो वो जो इनकम है एज इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर ब्रांच ओनली, सो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ इनकम, it won't be considered as a income because you are simply transferring the article from one pocket to another. Similarly, the contribution made by the members for the mutual benefits and found surplus cannot be turned as a income for of such group. जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव मेसेस को रन करते हैं, दे रन सम कोऑपरेटिव मेस। तो उन सब ने मिल के मान लीजिए 100 रुपये कॉन्ट्री कर लिया, और 100 रुपये कॉन्ट्री करके लेटर से उन्होंने वन टाइम का मील प्रिपेयर किया, और लेटर से दे आर एबल टू सेव लेट्स से 10,000 फ्रॉम दैट कलेक्शन। तो बट दैट सरप्लस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इनकम ऑफ सच ग्रुप बिकॉज दैट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय द मेम्बर्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो इसलिए वो जो कोऑपरेटिव मेस है और जो उसके मेंबर्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द सेम पर्सन्स। तो दैट इज़ वाई सिंस दिस इनकम इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, तो दैट इज़ वाई दिस इनकम इज़ गोइंग टू बी एग्जेम्प्टेड। ऐसे आता है टेम्परेरी और परमानेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनकम चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, ठीक है, दैट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल। देन वॉलेंट्री रिसिप्ट। The receipt which do not result from the exercise of the profession or business or do not amount to any kind of remuneration and are made for the reasons purely of personal nature are not included in the scope of total income. अगर आपके पास कोई भी रिसिप्ट आ रही है कहीं से and it is coming just as a part of the personal gratitude,
तो दिस इज द रिसिप्ट विच इज़ नॉट अराइजिंग ड्यू टू एनी ऑफ योर सर्विसेज, any of your business or profession, or any kind of remuneration or any kind of incentive, so that voluntary receipt will be kept outside the scope of the total income. ऐसे ही हम कुछ और फॉर्म्स देखते हैं इनकम के. लमसम रिसिप्ट. ज़रूरी नहीं है कि इनकम आपको हमेशा इंस्टॉलमेंट से मिले. इनकम कैन ऑल्सो कम इन द लमसम ऑल्सो. लेकिन इनकम चाहे लमसम मिले चाहे इंस्टॉलमेंट से मिले, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल. और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा आता है इसमें एरियर्स ऑफ बोनस और एनी काइंड ऑफ एरियर्स ड्यू टू द रिविजन ऑफ डीए. डीए का मतलब क्या होता है? डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बार बार आपके डीए को रिवाइज करती रहती है बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन इंडेक्स. तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डीए को रिवाइज करती है तो जो रिवाइज जो डीए जो होता है वो आपका इम्प्लीमेंट होता है बैक डेट से. यानी कि लेटर से गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया, लेटर से ऑन 1 जून 2020 गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो डीए रेट है उसको 90% से इंक्रीज़ करके लेके जा रहे हैं 100% पे. यानी कि गवर्नमेंट अब उसको कितना इंक्रीज़ कर रही है? 10%. लेकिन जो 10% जो इंक्रीज़ कर रही है वो इम्प्लीमेंट आपका जून से नहीं होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है बैक डेट से. तो लेटर से द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 जनवरी. इसका मतलब ये हुआ कि पिछली जो 6 महीने की जो इनकम है आपकी, यानी कि पिछले जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि जो 6 मंथ्स की जो इनकम है उस पर आपका डीए दोबारा से रिकैलकुलेट होगा एज़ पर द न्यू रेट्स, एज़ पर द रिवाइज रेट्स. और उस केस में क्या होगा कि द डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू मेक द कैलकुलेशन कि वो कितना डीए ऑलरेडी आपको पे कर चुके हैं एज़ पर द ओल्ड रेट, और अब कितना डीए आपको मिलना चाहिए एज़ पर द रिवाइज रेट्स. और उसका जो भी डिफरेंस निकल के आता है तो दैट डिफरेंस इज़ पेड इन द लमसम. उसको हम बोलते हैं लमसम रिसिप्ट. और ऐसे होता है आपका एरियर्स ऑफ बोनस. जो बोनस सेटलमेंट जो होता है वो बहुत टाइम के बाद होता है. इट इज़ नॉट डन ऑन द रेगुलर बेसिस. तो नॉर्मली जैसे वो दिवाली पे होता है या किसी फेस्टिवल पे होता है, या मे बी इन द केस ऑफ एनी अनएंटिसिपेटेड राइज इन इनकम, तो उस केस में आपको अगर मान लो कोई भी लमसम अमाउंट कंपनी पे करती है तो डैट विल बी ऑल्सो टैक्सेबल एज इनकम. फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है, उसको हम कहते हैं टैक्स फ्री इनकम. बहुत बार कुछ लोगों को ऐसी इनकम मिलती है विच इज़ टैक्स फ्री इन नेचर, बिकॉज ऑन दैट इनकम द टैक्स इज पेड बाय द पर्सन हु इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट. अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडियन कंपनी है, उन्होंने किसी फॉरेनर को हायर किया एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट, तो ऑब्वियसली उस फॉरेनर का जितना भी रेम्यूनरेशन होगा डैट विल बी टैक्सेबल एज अ इंडियन इनकम. तो फॉरेनर ने जो भी सर्विसेज यहाँ दी हैं इंडियन कंपनी को, उसके ऊपर जो भी इनकम कैलकुलेट होती है. अब नॉर्मली क्या होता है, जो फॉरेनर होता है, नाउ ही इज़ नॉट कन्वर्जन विद द इनकम टैक्स रूल्स ऑफ द इंडिया बीइंग अ फॉरेनर. तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो भी टैक्सेस होंगे डैट विल बी पेड बाय द कंपनी इटसेल्फ. तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी जो आपको टैक्स पे करती है, दे पे यू द कंप्लीट अमाउंट, और जो टैक्स ऑब्लिगेशन जो होता है दैट इज़ बीइंग पेड बाय द कंपनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट. इसको हम समझ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने किसी को कंसल्टेंसी देना है 50,000 का, ठीक है, और 50,000 के ऊपर मान लीजिए टैक्स बनता है 5,000. तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको 50,000 रुपीज़ पे कर देती है, और उसका जो टैक्स बनता है 5,000 वो भी कंपनी अपनी जेब से पे करती है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. यानी कि एक तरह से आपके पास जो 50,000 आ गया वो टैक्स फ्री इनकम है, क्योंकि उसके ऊपर जितना भी टैक्सेस बनता था 5,000 अप्रॉक्सीमेट, वो कंपनी ने अपनी जेब से पे कर दिया. लेकिन जब उस इंडिविजुअल की इनकम टैक्स असेसमेंट की जाएगी तो अब तब उस समय
द इनकम कैलकुलेशन विल बी 50,000 जो उसको कंपनी से रिसिप्ट मिला प्लस 5,000 जो टैक्स उसका बनता था लेकिन कंपनी ने पे किया, यानी कि एक तरह से उसकी जो टोटल इनकम होगी दैट वोंट बी 50,000 बट दैट विल बी रेदर 55,000। तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड डाला हुआ है दैट इफ अ पर्सन रिसीव्स एनी टैक्स फ्री इनकम ऑन विच द टैक्स इज पेड बाय द पर्सन डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट देन इनकम शैल बी ग्रॉस्ड अप फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम और इनकम टैक्स। तो यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आपकी इनकम 50,000 नहीं होगी, योर इनकम इज गोइंग टू बी 55,000। 50,000 जो आपको वहाँ से नेट रिसिप्ट मिला है और 5,000 जो टैक्सेस जो आपको पे करना था लेकिन आपके बिहाफ पे कंपनी ने पे किया। ऐसे ही अगला पॉइंट लेते हैं, रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ धर्मादा गौशाला इज़ नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज़ ऑल मेंट फॉर चैरिटी। तो अगर मान लीजिए जितने भी जो भी ट्रस्ट या जो भी एसोसिएशन अगर कोई भी धर्मादा वर्क करती है या कोई भी गौशाला वगैरह रन करती है और उनके पास जो भी चंदे का अमाउंट आता है तो डैट इज़ नॉट टैक्सेबल। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन इज़ टैक्सेबल। अब ये करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है, जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं जब भी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उनको उसमें फ़ायदा होता है। करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या होगा कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब जितने भी एक्सपोर्टर होते हैं उनके पास बाहर से पेमेंट आती है डॉलर्स में, तो पहले सपोज उनको $1 के बदले में 80 रुपये मिलने थे, अब करेंसी डिवैल्यूएट हो गई यानी कि रुपए की वैल्यू और कम हो गई। इसका मतलब जो पहले $1 की वैल्यू 80 रुपये थी वो अब वैल्यू हो गई 85, यानी कि अब उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे ऑन एवरी डॉलर डैट ही हैज़ अर्नड फॉर हिज एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। तो उसको हम बोलते हैं इनकम ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन। तो इवन दैट इनकम इज़ गोइंग टू बी टैक्सेबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनकम टैक्स वाले जो होते हैं वो कहीं कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। आपने अगर चवन्नी भी इनकम कहीं से कमाई है, ठीक है, तो इवन दैट इनकम इज़ गोइंग टू बी टैक्सेबल। अगर आपने गलती से स्क्रैप भी बेचा है और अगर आपको स्क्रैप से भी कोई इनकम हुई है तो इवन दैट इनकम इज़ गोइंग टू बी टैक्सेबल। That is how the tax calculation is done. Income includes loss also, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए जब लॉसेस होते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना होता है। तो इनकम का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम का मतलब लॉस भी हो सकता है। सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। अगर आप एक इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं तो ऑब्वियसली उसी इनकम पे आपको दोबारा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम नीड नॉट एग्जिस्ट इन द असेसमेंट ईयर। अब ये पॉइंट एक बार समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्स ऑफ इनकम नीड नॉट एग्जिस्ट इन द असेसमेंट ईयर। मान लीजिए अभी आपका साल चल रहा है 2021, वी आर इन 2021 नाउ। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 8-10 साल पहले और उसको आपने 2019 में आके आपने उसको बंद कर दिया और उसमें आपके कुछ बैड डेट्स रह गए थे, यानी कि कुछ रिकवरीज रह गई थी आपकी। कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने आपके पैसे नहीं दिए थे। अब वो जो सोर्स ऑफ बिजनेस इनकम है वो आपका डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि वो आपने 2019 में आपने उस बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया। इसका मतलब अगर मैं करेंट असेसमेंट ईयर की बात करूं तो उसके अंदर वो इनकम सोर्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स से सपोज इस असेसमेंट ईयर के अंदर यू आर एबल टू रिकवर द बैड डेट्स फॉर द बिजनेस दैट यू हैव क्लोज्ड इन ईयर 2019, तो वो जो रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल ऑल्दो दैट सोर्स ऑफ इनकम इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया दैट द सोर्स ऑफ इनकम नीड नॉट टू एग्जिस्ट इन द असेसमेंट ईयर। पिन इनकम रिसीव्ड बाय वाइफ और एनी हाउस होल्ड सेविंग इज नॉट टैक्सेबल। जो वाइफ को जो भी पॉकेट मनी मिलता है जिसको हम कहते हैं पिन मनी फॉर यू कैन से द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और टू कैरी आउट हर पर्सनल एक्सपेंसेस, या फिर कोई भी
हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। लेकिन आप ये मत समझना कि इसमें कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर कोई एहसान किया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इनकम आप घर में देते हैं घर खर्चे के लिए, उस इनकम पे ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हैं। इसलिए उस पिन इनकम के ऊपर अगर गवर्नमेंट दोबारा टैक्स लेती है तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट वी आर टैक्सिंग द सेम इनकम अगेन एंड अगेन, बिकॉज दैट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि किसी के पास 1 लाख रुपए की सैलरी है, उसने सारे बाहर के खर्चे निकाल के, और मान लीजिए वो हर महीने घर में 50,000 रुपीज़ वो दे देता है फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 50,000 में से मान लीजिए उसकी वाइफ ने 40-45 हज़ार रुपये खर्च किया और 5,000 या 10,000 रुपीज़ वो हर महीने उसमें से बचा लेती है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि वो जो 1 लाख रुपीज़ जो आपको सैलरी मिली है कंपनी से, ठीक है, उस पर तो ऑलरेडी आप टैक्स पे करेंगे, बिकॉज यू आर एन एसएससी, आपकी सारी इनकम जो है वो रिकॉर्ड्स में आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि आप उस इनकम के ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हैं, और जो वाइफ जो पैसा बचा रही है वो उसी इनकम में से बचा रही है जिस इनकम पे ऑलरेडी आपने टैक्स पे करना है, या जिस पे आप टैक्स दे चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो इसीलिए इनकम टैक्स ने क्या किया, इनकम टैक्स ने कहा कि पिन मनी रिसीव्ड बाय द वाइफ और एन हाउस होल्ड सेविंग इज़ नॉट टैक्सेबल, जिससे कि देश भर की जितनी महिलाएं हैं वो सब खुश हो जाएं कि हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारा बड़ा अच्छा ख्याल किया है। बट रिमेंबर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे आर वेरी वेरी कनिंग पीपल, ठीक है, एंड it is just based on the principle that the same income cannot be taxed twice. Yes, award received by the sports person is taxable. Voluntary payment, money received without consideration is taxable. फिर आता है revenue receipt versus capital receipt. A revenue receipt is taxable as income unless otherwise stated. ज़्यादातर revenue income क्या होती है, जो रिसिप्ट्स रेगुलर फॉर्म में आती है और जो रिसिप्ट्स रेकरिंग नेचर की होती है, या जो रिसिप्ट जिनका अमाउंट ज़्यादातर कम होता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ज़्यादातर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि जो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं दे आर लाइक अ इनकम एंड दे आर टैक्सेबल एज इनकम अनलेस they are otherwise stated. और ऐसी गिफ्ट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 इज टैक्सेबल। अगर आप कोई भी गिफ्ट रिसीव करते हैं और अगर उसकी वैल्यूएशन जो है वो 50,000 से ऊपर बैठती है, तो 50,000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम और द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑन विच द इनकम इज कंसिडर्ड. Okay students, now starting with the next presentation, that is the gross total income. तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल इनकम. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम. तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देयर आर द 5 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम. हमारे 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जिनको हम बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम. उसमें आपका फर्स्ट हेड होता है सैलरी हेड. दिस इज़ मेंट फॉर द पर्सन हु आर इन द जॉब इन वॉट एवर कैपेसिटी, वेदर वर्किंग इन द पब्लिक और द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर ऑल द पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड. सेकेंड आपका आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. दिस इज़ बेसिकली द रेंटल इनकम डेट यू गेट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी. आपने कोई भी प्रॉपर्टी कहीं लीज़ की हुई है, कहीं रेंट पे दी हुई है, उससे जो भी आपको रेंट मिलता है वो आपका आता है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इसमें एक बात जो आप आगे सीखेंगे, बहुत बार प्रॉपर्टी को हमने रेंट पे नहीं दिया होता, उसको हमने खुद ही ऑक्यूपाई किया होता है. बट इवन देन ऑल्सो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसिडर व्हाट शुड बी द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास 4 प्रॉपर्टी हैं. एक प्रॉपर्टी पे वो खुद रहता है, एक मकान में खुद रहता है, बाकी जो 3 प्रॉपर्टी है वो उसने बंद की हुई है, यानी कि वहाँ से उसको कोई रेंट नहीं आता. लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा डैट इज़ गोइंग टू बी निल. तो उसमें व्हाट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू डू,
जिस मकान में वो खुद रहता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसकी जो इनकम है डैट विल बी कंसिडर्ड एज निल, यानी कि उसकी इनकम को एग्जाम्प्ट कर देंगे। लेकिन जो बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ बची हैं, जिसको बेशक उसने रेंट पे नहीं दिया हुआ हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू कैलकुलेट एज पर अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि व्हाट शुड बी द रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया होता तो उन प्रॉपर्टी से क्या रेंट आता, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि उन केसेस में क्या होता है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आप खुद रहते हैं दैट विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी कि उसके ऊपर आपको वो वाली आपकी इनकम निल मानी जाती है। लेकिन बाकी जो 3 प्रॉपर्टी हैं उसकी इनकम कैलकुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट विल स्टडी इन द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा आपका आता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो जिन लोगों के अपने बिजनेस हैं या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई कंसल्टेंट है, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, कोई पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है, तो एनी वन हु इज़ ईदर इन टू हिज ओन बिजनेस और ही इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड इन टू सम काइंड ऑफ प्रोफेशन, तो उनको अपने बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी इनकम जनरेट होती है दैट विल कम अंडर द हेड दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फिर इसमें चौथा हेड आपका आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ जब आप उसको दोबारा से सेल करते हैं तो ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल गेन। सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की 10 लाख में, उसको आपने बेचा लेटर से 15 लाख्स में, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा 5 लाख्स दैट विल बी द कैपिटल गेन। तो ये मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बाकी जो और डिटेल कैलकुलेशन है दैट आई विल डिस्कस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अभी सिर्फ मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज हेड्स आर डिफरेंट। इसके बाद आपका 5वां हेड आता है, उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ऐसी कोई भी इनकम जो फर्स्ट 4 हेड्स में नहीं आ सकती उसको हम डाल देते हैं 5th हेड के अंदर दैट इज़ नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ज़्यादातर आप देखेंगे इसके अंदर जो आपकी इनकम आएगी वो आपकी आएगी इंटरेस्ट इनकम, इट कैन बी और डिविडेंड इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या इसके अलावा मान लीजिए आप कोई गैम्बलिंग करते हैं उसकी इनकम इसके अंदर आएगी, ठीक है, आप कोई स्पेकुलेशन कर रहे हैं उसकी इनकम भी इसके अंदर आएगी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एट्सेट्रा। यानी कि ऐसी कोई भी इनकम जो इन चारों हेड के अलावा है दैट विल कम इन द 5th हेड, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेसिडुअल हेड। तो आपने क्या करना है, इन 5 हेड की इनकम को पहले कैलकुलेट करना है, बाद में आप इन सबको सम करेंगे, इनका टोटल जो भी निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे एग्रीगेट इनकम, उसको फिर हम एडजस्ट करते हैं फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? अब सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार आपको अलाउ कर देता है कि अगर मान लो आपको एक हेड में प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे हेड में आपको लॉस हो रहा है, तो आप एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ, दैट इज नोन एज अ सेट ऑफ। जैसे मान लीजिए आपको कैपिटल गेन के हेड में लॉस रहा, देयर इज़ अ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। आपने कोई चीज़ 10 लाख में परचेज़ की लेकिन आपने उसको बेचा मान लीजिए 9 लाख में, तो आपको उसमें 1 लाख का लॉस हो गया, तो वो आपका हो गया कैपिटल गेन एंड दिस विल बी नेगेटिव इनकम दैट इज़ 1 लाख। और सपोज़ आपको किसी और हेड से प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको 3 लाख हो गई, तो इसका मतलब अब आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम जो होगी दैट विल बी 3 - 1 दैट इज़ 2। यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को उसमें से एडजस्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज अ सेट ऑफ। और फिर होता है कैरी फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज़ कैरी फॉरवर्ड? कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि बहुत बार लॉसेस जो हमने पिछले साल इनकर किए थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर देता है फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड कि आप उन लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके और फ्यूचर में जो भी इनकम होगी उनमें से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि सपोज़ पिछले साल आपको बिज़नेस से लॉस हुआ 2 लाख रुपए का और इस साल आपको बिज़नेस से फ़ायदा हुआ 10 लाख रुपए का, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस साल जो आपका बिज़नेस इनकम है 10 लाख, उसमें से जो पुराना लॉस हुआ है आपको 2 लाख रुपए का, जो लॉस आपको पिछले साल हुआ है 2 लाख रुपए का, वो आप इसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। तो
यहाँ पे हमें दो तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है, एक हमें करनी होती है एडजस्टमेंट फॉर सेट ऑफ और एक होती है एडजस्टमेंट फॉर कैरी फॉरवर्ड। तो सेट ऑफ का मैंने मतलब बता दिया आपको, यानी कि अगर आपको एक इनकम से प्रॉफिट है और एक इनकम से नुकसान है, सॉरी एक हेड से प्रॉफिट है, एक हेड से आपको नुकसान हो रहा है, तो जिस हेड से आपको नुकसान हो रहा है इन सम केसेस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, तो उस लॉस को आप दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अगर मान लो पिछले साल अगर आपको अपने बिजनेस से लॉस रहा, तो अप टू अ सर्टेन टाइम लिमिट आप उस लॉस को अगले साल की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सपोज़ आपको पिछले साल बिज़नेस से लॉस हो गया लेकिन इस साल आपको बिज़नेस से फ़ायदा हुआ, तो पिछले साल जो आपको लॉस हुआ था उसको आप इस साल की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब हम ये दो एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्या नाम है एग्रीगेट इनकम से, तो फिर जो अमाउंट निकल के आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। So this was how to find out the gross total income. Yes, अब हमने पिछले स्लाइड में क्या कैलकुलेट किया था, ग्रॉस टोटल इनकम। अब उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या करेंगे, डिडक्शंस लेस करेंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U। मैंने ये पॉइंट आपको बताया था इन द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इफ़ यू रिमेंबर। कई बार जो भी हम लोग इनकम अर्न करते हैं पूरे साल में, अगर सपोज़ हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, वी इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन, वी इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी स्पेंड दैट मनी ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट, लेट अस से ऑफ एनी डिसेबल्ड पर्सन और ऑफ एनी डिसेबल्ड पर्सन बिलोंगिंग टू योर फैमिली, or you spend that money on the education of your child, or you invest the money in the LIC, you invest the money in some you can say in NCC और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या सपोज़ आपने प्रोविडेंट फंड में वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने कुछ उस पैसे को कहीं ना कहीं आपने डोनेट किया हुआ है, जो भी अप्रूव्ड डोनेशंस है वहाँ पे। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज़ जहाँ जिसके लिए आपको डिडक्शंस दी जाती हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ किसी की ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है 10 लाख रुपए, और मान लीजिए इस साल जो है उसने 1 लाख रुपए की पॉलिसी करा रखी है, तो इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग 1 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे। ये ज़्यादातर आपकी आती है अंडर सेक्शन 80C। ऐसी सपोज़ उसने 20,000 रुपये की कोई हेल्थ पॉलिसी करा रखी है फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेम्बर, तो ये इस पर भी आपको बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80D। तो यानी कि अब आपके पास टोटल इनकम कितनी थी, 10 लाख, उसमें से 1 लाख की आपने पॉलिसी करा दी, 20,000 रुपये मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च कर दिए, और मान लेते हैं कि आपने लेटेस्ट से आपने करीब 50,000 रुपये जो है लगा दिए अपने बच्चों की एजुकेशन पे, दैट इज़ यू स्पेंड दैट मनी ऑन देयर ट्यूशन फीस। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, 10 लाख में से माइनस करेंगे 1 लाख द मनी यू स्पेंड ऑन LIC, 50,000 द मनी यू पेड एज अ ट्यूशन फीस ऑफ योर चिल्ड्रन, और 20,000 आप माइनस कर सकते हैं द अमाउंट यू स्पेंड ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस। तो विच मीन्स 1 लाख में से हम लोग माइनस करेंगे 1,70,000, तो आपकी जो टोटल इनकम जो आएगी, जिसको हम नेट इनकम भी बोलते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 8,30,000। इस नेट इनकम के ऊपर जो है हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द नेट इनकम। इसको हम नेट इनकम भी बोलते हैं, इसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, इसको हम टोटल इनकम भी बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम टैक्स निकालने की बात करें तो पहला स्टेप क्या होता है, वी फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम। दूसरे स्टेप में हम लोग वी फाइंड आउट द एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं वेरियस काइंड ऑफ डिडक्शंस विच इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो जो खर्चे करेंगे सभी आपको अलाउ हो जाएंगे, बट देर आर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर विच इज़ अलाउड एज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। और बहुत सारी डिडक्शंस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट फिक्स की हुई है
कि आप उससे ज़्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। से फॉर एग्जांपल 80C के अंदर जो अभी प्रेजेंट लिमिट है वो चल रही है 1,50,000 की, यानी कि आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं ओनली अप टू 1,50,000। अब सपोज़ किसी ने मान लीजिए 2 लाख की पॉलिसी करा रखी है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा 2 लाख रुपये आप माइनस कर देंगे, आप सिर्फ माइनस कर पाएंगे उसमें से 1,50,000 विच इज़ द मैक्सिमम लिमिट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रेजुअली सीखेंगे। दिस विल कम, आई थिंक दिस चैप्टर विल कम इन योर यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, दैट इज़ द वेरियस रिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। और इसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपका होगा टोटल इनकम या नेट इनकम, और आपने इस नेट इनकम के ऊपर जो है आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स स्लैब विच इज़ गोइंग टू बी अनाउंस्ड इन द असेसमेंट ईयर। तो ये आपका हो गया हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेस। अब आते हैं अगली प्रेजेंटेशन पे, हाउ टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें कैलकुलेट करना होता है नेट इनकम, जिसको हम कई बार टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं या उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। तो पहले हम निकालते हैं टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम एज़ पर द टैक्स स्लैब, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एज़ पर द टैक्स स्लैब विच इज़ प्रिवेलिंग इन द असेसमेंट ईयर। इसमें से लेस करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको इनकम टैक्स के ऊपर एक तरह से डिस्काउंट दे देता है कि हाँ ठीक है, अब आपको यहाँ तक का आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर से इनकम टैक्स रिबेट आपको मिल जाता है 5,000। तो सपोज़ आपने अपना टैक्स कैलकुलेट किया 19,000, उस पर रिबेट आपको मिल गया 5,000 का, तो ये 5,000 आप उसमें से लेस कर देंगे। फिर हम ऐड करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है कि व्हेन योर इनकम क्रॉसेस अ सर्टेन लिमिट, जब आप हायर टैक्स स्लैब में आ जाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो भी आप टैक्सेस पे करते हैं उसके ऊपर आपको एक और परसेंटेज पे करना होता है, दैट इज़ नोन एज अ सरचार्ज। ऐसे ही आप पे करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर उसके बाद फिर से हम रिबेट लेस करते हैं अंडर सेक्शन 86, 89, 90, 91। तो इस तरह से हम लोग ये 4 चीज़ें मतलब रिबेट लेस करते हैं और ऐड करते हैं सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी, एंड देन वी फाइंड आउट व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी। सो ये आपका सेक्शन था हाउ टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी। थोड़ा सा समझते हैं टैक्स रेट्स के बारे में। इनकम टैक्स क्या होता है, एनुअल टैक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। टैक्स रेट्स जो होते हैं वो फाइनलाइज कौन करते हैं, दे आर फाइनलाइज बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट एंड नॉट बाय द इनकम टैक्स एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो सिर्फ आपको ये बताता है हाउ टू फाइंड आउट द टोटल इनकम, हाउ टू फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस काइंड ऑफ रिबेट्स, डिडक्शंस एट्सेट्रा। लेकिन जो टैक्स का जो रेट्स होंगे, टैक्स के जो स्लैब्स होंगे, इट इज़ ऑलवेज फाइनलाइज बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब ये एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। जब भी गवर्नमेंट अपना फाइनेंस बजट या एनुअल बजट डिक्लेयर करती है इन द मंथ ऑफ फेबररी, जब वो बजट जो है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस बिल प्रपोज होता है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में जब उस बिल को पास किया जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ फाइनेंस एक्ट, और उस बिल के अंदर गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि व्हाट विल बी द टैक्स रेट एंड द टैक्स स्लैब फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर और द असेसमेंट ईयर। तो आपने वो वाला जो टैक्स रेट्स है वो आपने अप्लाई करना होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द टैक्स रेट्स आर नॉट फाइनलाइज्ड, सॉरी टैक्स रेट्स आर फाइनलाइज्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट बट नॉट बाय द इनकम टैक्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो टैक्स रेट्स जो होंगे फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 दैट इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2019, और यही टैक्स रेट्स जो है आपको अप्लाई करने हैं ऑन द टोटल इनकम। अब यहाँ पे ये स्लैब्स दी हुई हैं। तो जैसे हम लोग दिस इज़ द स्लैब गिवन फॉर द इंडिविजुअल, ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल के केस की। तो इंडिविजुअल को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 1 जिसको हम कहते हैं सीनियर सिटीज़न, एंड ऑफ कोर्स हु इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये जो फर्स्ट स्लैब है ये उन सीनियर सिटीज़न के लिए है जिनकी एज इज़ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स। तो इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट 3 लाख की आपकी जो इनकम है दैट इनकम इज़ एग्जेम्प्टेड,
उसके बाद अगली जो 2 लाख की जो इनकम आएगी आपकी, डैट विल बी, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा 5%। तो इट मीन्स अगर मान लीजिए आपकी टोटल इनकम बनती है 5 लाख, तो 5 लाख में से आपके पहले 3 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगले जो बचेंगे 2 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना होगा, विच विल बी इक्वल टू 10,000। ऐसे ही उसके बाद जो अगला अमाउंट आएगा नेक्स्ट 5 लाख तक आपको पे करना है 20%, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है उसके ऊपर आप पे करेंगे 30%। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। सपोज किसी सीनियर सिटीज़न की एनुअल इनकम यानी कि टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम निकल के आती है 15 लैक्स। तो 15 लाख में से 3 लाख एग्जेम्प्ट हो गए। अब उसके बाद अगले 2 लाख पे आ जाओ। 2 लाख पे 5% यानी कि 10,000 हो गया। तो यानी कि आपके 3 लाख भी पूरे हो गए और 2 लाख भी पूरे हो गए। अब अगले 5 लाख पे आ जाओ, उस पर कितना हो गया 20%। तो 5 लाख का 20% आपका हो जाएगा 1 लाख। तो यानी कि 1 लाख वो और 10,000 इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था। तो अब कितना अमाउंट कवर हो गया अब तक? 3 + 2 5 + 5 10 कवर हो गया। अब बचे 5 लैक्स। इस 5 लाख के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 30% विच इज़ इक्वल टू 1.5 लाख। तो 1.5 लाख, इससे पहले वाला अमाउंट 1 लाख, और इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था पिछली स्लैब पे 10,000। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो आपकी जो टोटल जो टैक्स अमाउंट निकल के आएगी डैट विल बी इक्वल टू 2,60,000। तो ये आपका हो गया फॉर द सीनियर सिटीज़न हु आर रेसिडेंट इन इंडिया, जिसकी एज 60 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 80 ईयर्स। अब आते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न which are having the age bracket of 80 years or more। उसमें आप देखेंगे चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं कि अप टू फर्स्ट 5 lakhs देर इज़ नो टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद अगले 5 lakhs पे आपको पे करना है 20%, और जो भी बाद में जो बैलेंस बचेगा उस पर आप पे करेंगे 30%। तो अब फिर से हम वही कैलकुलेशन रिपीट करते हैं फॉर सीनियर सिटीज़न। अब अगर सीनियर सिटीज़न के अंदर आपकी टोटल इनकम निकल के आती है 15 लैक्स, तो पहले 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं। अगले 5 लाख का 20% यानी कि वो आपका हो गया 1 लाख, और अगला जो 5 लाख बचा उस पर 30% यानी कि वो आपका हो गया 1.5, यानी कि टोटल आपका टैक्स बनेगा 2,50,000। तो सीनियर वाले केस में दिस वाज 260, और सुपर सीनियर में आपका अमाउंट निकल के आ रहा है दिस इज़ इक्वल टू 2,50,000। अब आता है अदर इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल जो मैंने डिस्कस किया आपसे सुपर सीनियर सिटीज़न, एक हो गए सीनियर सिटीज़न, उसके अलावा जो भी बचते हैं वो आपके आते हैं एज अदर इंडिविजुअल। अब यहाँ का जो टैक्स रेट है वो आप देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है अप टू 2,50,000 देर इज़ नो टैक्सेस। अगले 2 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना है, अगले 5 लाख पे 20%, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट निकल के आएगा उस पर आपको 30% टैक्स पे करना है। तो अब फिर से एक बार हम कैलकुलेट करते हैं द टैक्सेस ऑन 15 लैक्स इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल। तो 15 लाख में से 2.5 लाख आपके टैक्स फ्री हो गए, यानी कि 15 में से 2.5 माइनस कर दीजिए, कितना रह गया? 12.5 लैक्स। अब 12.5 में से 2 पे आप लगाएंगे 5% टैक्स यानी कि 10,000। अब बचे आपके पास 10,50,000। अब 10,50,000 में से 5 लाख के ऊपर आप 20% टैक्स देंगे विच इज़ 1 लाख। तो 1,10,000 तक हो गया। अब आपका कितना अमाउंट लेस हो गया? आपका अमाउंट लेस हो गया 9,50,000। तो 15 में से 950 माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट बचेगा 5,50,000। तो 5,50,000 पे 30% विच इज़ इक्वल टू 1,65,000। तो 1,65,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000, तो यानी कि आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी डैट विल बी इक्वल टू 2,75,000। तो नाउ यू कैन सी योर सेल्फ कि जैसे जैसे द कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल दे केप्ट ऑन चेंजिंग, आपका जो टैक्सेशन अमाउंट है वो भी आपका चेंज होके आ रहा है। जब आप ये टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों केसेस में,
अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्लैब, उसके बाद आपको ये 3 इंपॉर्टेंट उसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सरचार्ज at the rate of 10% on income tax if total income exceed 50 lakhs but not exceed 1 crore, जो कि बहुत रेयर होता है. मतलब अगर मान लो किसी की इनकम उस ब्रैकेट में आ जाती है तो उस केस में जो भी आपने इनकम टैक्स अब तक कैलकुलेट किया है उसके ऊपर आपको 10% सरचार्ज और ऐड करना है. तो लेटर से किसी की इनकम मान लीजिए 75 लैक्स है, तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्लैब आप पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो लेट मी एज्यूम कि सपोज़ उसकी जो टैक्सेशन अमाउंट है वो निकल के आता है 20 लैक्स. तो 20 लैक्स के ऊपर फिर आप सरचार्ज ऐड करेंगे 10%, विच विल बी 2 लैक्स. और ऐसे अगर मान लो किसी की इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो उस केस में सरचार्ज विल बी 15%. फिर उसके बाद आपको उस पर आगे इम्पोज करना होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑन इनकम टैक्स एंड सरचार्ज. अब सपोज़ हम ये एग्जांपल लेते हैं 20 लैक्स के ऊपर आपने लगा दिया 10% सरचार्ज, तो ये आपका हो गया 20 लाख प्लस 2 लाख, दिस इज़ इक्वल टू 22 लैक्स. अब इस 22 लैक्स के ऊपर आप 4% लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो 22 लैक्स के ऊपर जब आप 4% ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आई गेस 88,000, नहीं सॉरी दिस विल बी 8,80,000. तो 8,80,000 जो है आपका अमाउंट निकल के आएगा इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज़ 4% ऑफ you can say income tax and surcharge. In case of individual resident, if total income does not crosses 5 lakhs, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टैक्स प्लानिंग के लिए कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है रेजिडेंट जिसकी अगर टोटल इनकम यानी कि इनकम आफ्टर डिडक्शंस अगर वो 5 लाख को क्रॉस नहीं करती है तो उसको टैक्स अमाउंट के ऊपर 12,500 रुपये का अलग से रिबेट दिया जाता है. तो ड्यू टू विच in some cases the individual gets totally exempted from the tax payment. तो इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनकी इनकम बॉर्डर लाइन पे होती है तो ज़्यादातर वो ट्राई करते हैं कि उनकी जो टोटल इनकम जो है इट शुड रिमेन बिलो 5 lakhs so that they are able to minimize their tax liability. तो let's try to understand with an example. अब सपोज़ किसी की इनकम निकल के आती है पूरे साल की 4,80,000, टोटल इनकम की बात कर रहे हैं आफ्टर डिडक्शंस. उसकी इनकम निकाल के आती है 4,80,000 एंड लेटर से ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अदर इंडिविजुअल. तो 2.5 लाख तक तो उसको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. तो 480 में से 2.5 माइनस कर देते हैं तो वी आर लेफ्ट विद द बैलेंस अमाउंट 2,30,000. इसमें 2 लाख पे 5% टैक्स देना है उसको, तो 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000. और अब जो उसका जो अमाउंट बचा 30,000 रुपये उस पर उसको देना है 20% टैक्स. तो 20% हो जाएगा 30,000 का, डैट विल बी 6,000. तो 6,000 वो और 10,000 वो, तो टोटल कितना हो गया उसका अमाउंट 16,000. लेकिन क्योंकि उसकी इनकम जो है इट इज़ बिलो 5 lakhs तो 16,000 में से हम फर्दर लेस करेंगे 12,500. तो यानी कि उसका जो टैक्स अमाउंट बनेगा पूरे साल का डैट विल बी इक्वल टू 3,500. और अगर मान लीजिए यही उसकी इनकम जो है अगर 5 लाख या 5 लाख को क्रॉस कर रही होती तो यू कैन वेल इमेजिन कि दैट इज़ टैक्स अमाउंट वुड हैव बिन रफली अराउंड 15 to 20,000. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट आता है विच इज़ नोन एज अ टैक्स सेविंग्स. सो these are the various examples I have given you as to how to apply the tax slabs and how to calculate the tax liability for the 3 different categories of individual. Thank you. Now yes, taking the final calculation now, the taxes to be paid. Sorry. You first find out the tax liability as per the slab which I have explained you in the previous presentation. ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट डिस्टर्ब हो गया है तो आप इसको वैसे समझ लीजिए कि पहले हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जिसमें कि हम लोग पहले टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग वी कैलकुलेट द टैक्सेस. उसमें वी मेक द एडजस्टमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. देन वी मेक द एडजस्टमेंट ऑफ
any kind of tax rebates which are available under the various sections. तो उन सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज़ द टैक्स लायबिलिटी. उसमें से फिर हमें दो चीज़ें माइनस करनी होती हैं. वन इज़ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी आपकी इनकम में से लेस हो चुका है व्हेन दैट पर्टिकुलर इनकम वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो जो आपको सैलरी मिली थी वो ऑलरेडी आपको टैक्स कटने के बाद सैलरी मिली थी, यानी कि उस सैलरी का कुछ पोर्शन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हो चुका है एज अ टैक्सेस. तो इसलिए वो TDS जो है दैट अमाउंट इज़ गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड दिस टैक्सेस. और ऐसे फिर आप लेस करेंगे इसमें से टैक्सेस विच इज़ पेड इन एडवांस, जो मैंने आपको बताया था पिछली प्रेजेंटेशंस में कि इन सम केसेस द SSC हैज़ टू पे द एडवांस टैक्सेस ऑल्सो. जहाँ पे किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल की इनकम या रेवेन्यू एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज नॉट से दैट यू हैव टू वेट फॉर द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न. आप इनकम टैक्स रिटर्न बाद में फाइल करते रहना, आप इनकम टैक्स बाद में कैलकुलेट करते रहना, लेकिन अभी आपको एक फ्लैट रेट के हिसाब से आपको एडवांस टैक्सेस जमा कराना पड़ेगा सो दैट द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आर एश्योर्ड दैट दे आर गेटिंग द टैक्स ऑन द इनकम. तो ये दो चीज़ें लेस करने के बाद फिर हम लोग फाइनली कैलकुलेट करते हैं द टैक्सेस टू बी पेड. यानी कि एक तरह से जो टैक्स एक्चुअल में हम पे करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, दिस इज़ आफ्टर दीज टू कैलकुलेशन. और अगर मान लीजिए अगर आपका TDS का अमाउंट या टैक्सेस पेड इन एडवांस अगर आपका ज़्यादा निकल के आता है देन द टैक्स लायबिलिटी, तो उस केस में दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिफंड, जो आपके बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिटर्न कर देता है. तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि SSC के अंदर दो चीज़ें आती हैं, द प्रोसीडिंग्स बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट either for the assessment of you can say income or the assessment of income tax or any assessment in respect of refund. तो वो रिफ़ंड यहाँ पे आता है. तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज़ किसी की इनकम बनती है लेट अस से 3000, सपोज़ किसी की नेट इनकम बनती है 4,80,000 और क्योंकि उसके ऊपर उसको रिबेट मिल जाता है 12,500 का, तो उसकी वजह से लेट अस से उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 3,500. लेकिन बेचारे के साथ होता है क्या है कि हर महीने उसकी सैलरी में से कुछ परसेंट टैक्स का कट जाता है. तो लेटर से 2,000 रुपये उसकी सैलरी में से हर साल कटते जा रहे हैं, हर महीने कटते जा रहे हैं फॉर द टैक्सेस. तो ऑलरेडी जो TDS जो उसकी सैलरी में से जा चुका है वो जा चुका है 24,000. तो इसका मतलब टैक्स ऑलरेडी कितना कट गया 24,000, जबकि उसको पे कितना करना है हार्डली 3,500. तो उस केस में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको 24,000 माइनस 3,500 यानी कि 20,500 विल बी रिटर्न्ड टू दैट पर्टिकुलर SSC इन द फॉर्म ऑफ रिफंड. अब थैंक्स टू द ऑनलाइन पेमेंट पहले ये रिफ़ंड आता था बाय चेक विच वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अब ये जो पेमेंट जो है वो SSC के अकाउंट में ऑनलाइन आ जाती है. इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है कि आपके पैन नंबर को सभी बैंक अकाउंट से इंटीग्रेट किया हुआ है, सभी बैंक अकाउंट से आपके पैन नंबर को लिंक किया हुआ है. और आपका पैन नंबर जिस बैंक से अटैच्ड होता है तो उसी बैंक अकाउंट के अंदर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू मेक द विल रिफंड द इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट. थैंक यू.